हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। क्या आपको पता है कि स्मृति ईरानी, दादा भाई नौरोजी, JRD टाटा, होमी जहांगीर भाभा, इन सब में क्या चीज़ कॉमन है? जी हाँ, ये सारे के सारे पारसीज थे। और पारसीज इंडिया की सबसे अमीर, सबसे एजुकेटेड क्लास को माना जाता है। इंडिया की लगभग 30% GDP इसी पारसी कम्युनिटी से जनरेट होती है। तो चलिए डिस्कस करते हैं पारसी कम्युनिटी के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में, दी अनकवर्ड ट्रेजर ऑफ पारसीज में। तो देखिए, पारसीज इंडिया में डेवलपमेंट तो करने आए। डेवलपमेंट इंडिया का पारसीज की वजह से हुआ, चाहे इंडिया की पहली स्टील मिल हो, चाहे इंडिया का पहला लग्जरियस होटल हो, चाहे इंडिया की पहली कमर्शियल एयरलाइन हो, चाहे एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज ही क्यों ना हो, सबके एस्टेब्लिशमेंट के पीछे पारसी कम्युनिटी का ही हाथ था। लेकिन ईरान, जो पारसीज थे ये ईरान से आए थे, इंडियंस नहीं थे। तो ईरान का पुराना नाम हुआ करता था पर्शिया, और पर्शिया से 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में माइग्रेशन हुआ था इन लोगों का, और इन्हें नाम दिया गया पारसीज। तो ये पारसीज पर्शिया से इंडिया में आए और इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पर आकर के अपने आप को एस्टैब्लिश किया, और इसी वजह से इन्हें पर्शिया से आने की वजह से पारसीज कहा जाने लगा। पर्शिया से आने की वजह से इन्हें पारसीज कहा जाने लगा, और ये लगभग 1000 साल पहले से भी ज़्यादा समय से इंडिया में आए थे, और इंडिया को ही अपना होम टाउन, अपना मदरलैंड, हर चीज़ इंडिया को मानते हैं और इंडिया के कल्चर ट्रेडिशन में रच बस गए हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं कुछ फैक्ट्स पारसीज के बारे में। पारसीज का जो त्यौहार होता है उसे नौरोज़ कहा जाता है, और ये नौरोज़ इंडिया में मेडिवल इंडियन रूलर बलबन ने इंट्रोड्यूस किया था। पारसी कम्युनिटी इंडिया में बहुत पुरानी कम्युनिटी है। इट इज़ दी मोनोथीस्टिक रिलीजन, ओल्डेस्ट मोनोथीस्टिक रिलीजन। मोनोथीस्टिक रिलीजन मतलब जिसमें एक ही गॉड को माना जाता है, उसे मोनोथीस्टिक रिलीजन कहा जाता है। तो होमी जहांगीर भाभा is known as the father of nuclear science in India. सैम मानेकशॉ इंडिया के पहले फील्ड मार्शल, और JRD टाटा, टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के फाउंडर, ये सारे के सारे पारसीज थे, और बहुत ही रिच और एफ्लुएंट क्लास माना जाता है पारसीज को। पारसी कम्युनिटी ने जब इंडिया में आई, रच बस गई धीरे धीरे। अभी हम लोगों ने देखा है कि बहुत तेज़ी से पारसी कम्युनिटी की जो पॉपुलेशन है इंडिया में डिक्रीज़ हुई है, और उसके पीछे रीज़न ये बताया जा रहा है डिक्रीज़ का कि जैसे हम लोग फीवर आता था तो पहले पैरासीटामॉल खा लेते थे, फिर बाद में डिक्लोफिनेक, एंडोसल्फान जैसे केमिकल्स का यूज़ करना स्टार्ट किया, और इन केमिकल्स को हमारी बॉडी में बहुत सालों तक पाए जाना देखा गया। और जब कोई व्यक्ति की डेथ होने लगी या फिर कोई जानवर की डेथ हो गई और उसको खाने के लिए वल्चर्स आए, ईगल्स आए, या फिर कार्निवोरस बर्ड्स जैसे चीलबाज, गिद्ध, कौवे आए, तो उनको जब ये डेड बॉडी को खाया तो उनकी बॉडी में ये केमिकल पॉइजन बन गया, और उन वल्चर्स की भी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, और बहुत तेज़ी से इन वल्चर्स की संख्या में गिरावट हुई हमारे यहाँ। अच्छा, जैसे हिंदूज़ में फ्यूनरल करते टाइम लास्ट राइट में शवों को जला दिया जाता है, मुस्लिम्स में दफना दिया जाता है, यहाँ पर ऐसा नहीं करते। यहाँ पर शवों को खुले में ऐसे ही छोड़ देते हैं, और इनका मानना ये है कि अगर मरने के बाद भी ये डेड बॉडी किसी के काम आ जाए तो अच्छी बात है। तो ये लास्ट राइट या फ्यूनरल होता है। अब वल्चर्स रहे नहीं तो ये फ्यूनरल हो नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से ये माइग्रेट करना स्टार्ट करने लगे भारत से, और इनको रोकने के लिए, इनकी पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तुरंत ही पारसी कम्युनिटी को माइनॉरिटी का स्टेटस दिया। माइनॉरिटी एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस होता है जिसको आर्टिकल 29 और 30 में प्रिजर्व किया गया है, और आर्टिकल 29 में प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ की बात कही गई है। तो जब माइनॉरिटी का स्टेटस दिया गया, 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी हैं इंडिया में, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख, जैन, बुद्ध और पारसीज। तो ये 6 कम्युनिटीज़ जो हैं माइनॉरिटी स्टेटस रखते हैं, जिसमें से पारसी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए तुरंत ही डिक्लोफिनेक और एंडोसल्फान जैसे केमिकल्स पर बैन लगाया गया, और जियो पारसी स्कीम को लॉन्च किया गया।
इस जियो पारसी स्कीम को सितंबर 24, 2013 को लॉन्च किया गया था और इसी की वजह से धीरे धीरे इंडिया में पारसी कम्युनिटी का पॉपुलेशन बढ़ना स्टार्ट हो रहा है। तो ये आप जो इमेज देख रहे हैं ये टावर ऑफ साइलेंस कहलाता है, जहाँ पर डेड बॉडीज़ को, पारसीज़ की डेड बॉडीज़ को ऐसे ही ओपन में छोड़ दिया जाता है और ये वल्चर्स फिर इस डेड बॉडी को खाते हैं। अब लेकिन 1990 के बाद से धीरे धीरे ये कल्चर ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि वल्चर्स हमारे यहाँ बचे नहीं हैं इंडिया में, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिफिकेशन के थ्रू इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम किया जा रहा है पारसी कम्युनिटी में फ्यूनरल के रूप में। पारसी कम्युनिटी इंडिया की एक ऐसी कम्युनिटी है जिसके पास कोई कास्ट नहीं है। जैसे हिंदूज़ में कभी आपने सुना है शिवाजी ने भोसले लगाया हो, शिवाजी भोसले नाम से, या फिर तुलसीदास ने मिश्रा लगाया हो, या कभी किसी और हिस्टोरिकल पर्सनालिटी को अपने कास्ट के नाम से एड्रेस किया है? नहीं, हमारे यहाँ थी ही नहीं कास्ट। लेकिन जब ये ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स ने रातों रात एक एक्ट पास किया जिसमें कहा गया कि कल से आपको अपना सरनेम ऐड करना पड़ेगा अपने नाम के साथ, और इस सरनेम में आपकी कास्ट होगी। और इस वजह से अब कास्ट तुरंत ही कहाँ से लाई जाए? तो ईरानियंस जो काम कर रहे थे, मतलब पर्शियंस जो काम कर रहे थे, पारसीज उस समय आर्टिजन्स का काम करते थे या फिर एडवोकेट्स का काम करते थे। बहुत ही रिच, प्रॉस्परस, एजुकेटेड सोसाइटी हुआ करती थी। तो जो काम कर रहे थे वही काम उन्होंने अपनी कास्ट बना लिया। अब जैसे कोई लकड़ी का काम कर रहा था तो लकड़ा वाला हो गया, दारू का काम कर रहा था दारू वाला हो गया। अब जैसे कोई पूना में रहता है तो पूना वाला हो गया। साइरस पूनावाला का नाम आपने सुना होगा। सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक जो हैं, जो कोविड-19 में जो वैक्सीनेशन ड्राइव चली थी, इन्हीं की वजह से फुलफिल हो पाई, कंप्लीट हो पाई। अच्छा, ये रिच होते क्यों हैं पारसीज इतने? ब्रिटिशर्स जब आए थे उससे पहले पारसीज इंडिया में ओपियम कल्टीवेशन का काम करते थे, अफीम उगाने का काम करते थे। लेकिन जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तब उन्होंने इंडिया में कॉटन हब बनाना स्टार्ट किया और कॉटन को ये अपनी कंट्री इंग्लैंड में ले जाते थे, एक्सपोर्ट करते थे। तो तुरंत ही सारे के सारे पारसीज ने अपना प्रोफेशन चेंज करके कॉटन कल्टीवेशन का काम, कॉटन ट्रेडिंग का काम स्टार्ट कर दिया और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट, बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाया। और उसी की वजह से इतने रिच, एफ्लुएंट हो पाए। जब ये रिच हो गए ब्रिटिश टाइम में तो इन्होंने अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़ाना स्टार्ट किया, इंग्लिश एजुकेशन प्रोवाइड करना स्टार्ट किया। दे स्टार्टेड गिविंग इंग्लिश एज देयर मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। तो इस वजह से इंग्लिश भी इनकी एक मदर लैंग्वेज के रूप में जनरेट हुई और ये रिच, एफ्लुएंट, एलीट क्लास के रूप में जाने लगे। तो यही होता है सही टाइम पर सही फैसला लेना, सही ट्रेडिंग स्टार्ट करना, जो पारसी ने किया। पारसी कम्युनिटीज़ का अगर सेक्स रेशियो देखें तो 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग जब इंडिया में 1000 मेल्स पर 933 फीमेल्स हुआ करती थी, उस समय पारसी कम्युनिटी में 1000 मेल्स पर 1050 फीमेल्स थीं, जो ये बताता है किसी भी कम्युनिटी में अगर फीमेल्स का काउंट ज़्यादा है तो वो कम्युनिटी एजुकेटेड, इलीट और एफ्लुएंट क्लास मानी जाती है, तो जो ऑलरेडी पारसी कम्युनिटी है। अगर इनकी लैंग्वेज की बात करें तो वेस्टर्न इंडिया में ज़्यादातर गुजराती और मराठी बोली जाती है, तो इनकी लैंग्वेज गुजराती ज़्यादा है। फिर इंग्लिश को भी इन्होंने अडॉप्ट कर लिया है एज देयर लैंग्वेज। इनकी जो ट्रेडिशनल लैंग्वेज है, इनके प्रॉफिट, मतलब मोनोअथीस्ट रिलीजन है, ओल्डेस्ट मोनोअथीस्ट रिलीजन, मतलब एक ही धर्म, एक ही गुरु को मानने वाला, एक ही भगवान को मानने वाला। तो ये ज़ोरास्टर थे, प्रॉफिट ज़ोरास्टर, जिन्होंने 3500 साल पहले ये ज़ोरास्ट्रियनिज़्म इंट्रोड्यूस किया था। और इसी ज़ोरास्ट्रियनिज़्म की जो होली बुक है, इसको ज़ेंद-अवेस्ता कहा जाता है। और ये जो ज़ेंद-अवेस्ता लिखी गई है, ये लैंग्वेज अवेस्तन लैंग्वेज कहलाती। तो इनकी जो ट्रेडिशनल लैंग्वेज है ये अवेस्तन लैंग्वेज है। ये गुजरात में आप अगर जाएं तो गुजरात में आपको बहुत ज़्यादा पारसी कम्युनिटी के लोग मिलेंगे। और गुजरात में इनका एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान भी है जिसे टावर कहा जाता है, गुजरात में है। और ये पारसी कम्युनिटी अब इस समय केवल 23,000 की पॉपुलेशन रह गई है पारसी कम्युनिटी की। और इसी 23,000 कम्युनिटी, पारसी कम्युनिटी के लोगों ने इंडिया की 30% जीडीपी को संभाले रखा हुआ है। पारसी कम्युनिटी का इतिहास और ईरानियन जो बाद में माइग्रेट हुए इंडिया में, उनका इतिहास, हालांकि अब
1000 साल का डिफरेंस है दोनों में, तो बहुत ज़्यादा कल्चर और ट्रेडिशन डिफरेंट हो जाएंगे, लेकिन इनका जो ओरिजिन है ये भी ज़ोरेस्ट्रियन है